हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 19th क्लास है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे होली से पहले। होली की क्लास हमारी कुछ ज़्यादा ही, होली का जो गैप था वो कुछ ज़्यादा ही हमारा हो गया। लगभग 7 से 8 दिनों का ये गैप हो गया जिसमें कोई क्लास नहीं आई है बीच में। लास्ट क्लास जो थी आपको इसकी 18th क्लास मिली थी, इसकी 18वीं क्लास आपको मिली थी, जो कि लास्ट क्लास थी। एक तरीके से प्रैक्टिस सेट था आपका एंशिएंट इंडिया का। ठीक है, एंशिएंट इंडिया हमने कंप्लीट कर लिया था 15 क्लासेस में। उसके बाद हमने 1 से 2 क्लासेस एक्स्ट्रा की हैं उस पर, उसके प्रैक्टिस की है, एमसीक्यूज क्लासेस की हुई हैं। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं आप जाके पीछे एक बार उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल इंडिया, मतलब कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। बात करें अगर एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस नहीं बनते हैं। कभी कभार कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार होता है किसी किसी एग्जाम में एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछ ले आते हैं, मतलब कि आपके प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बनते हैं मिडिल इंडिया, मतलब मध्यकालीन भारत, या फिर आपका मॉडर्न इंडिया, मतलब कि आधुनिक भारत। ठीक है, या तो आपसे आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपसे मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा संभावना बनती है वो आपकी आधुनिक भारत से या फिर मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आज हम स्टार्ट करेंगे मिडिल इंडिया। जो तरीका है मेरा पढ़ाने का लगभग वही रहेगा। कोशिश करूंगा मैं थोड़े से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाऊँ। और अब जो चीज़ें हैं, अब जो आगे जो आने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि आपकी मध्यकालीन भारत की या फिर आधुनिक भारत की, मिडिल इंडिया या आपके मॉडर्न इंडिया की, तो दोनों में क्या होगा, इन दोनों में आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ये जो है थोड़ा रिसेंट में हुई चीज़ें हैं, इनके बारे में आप हिस्ट्री में भी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती हैं। बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे बहुत जो एक तरीके से जो एक प्रमाण है वो लिखित तरीके से कहीं ना कहीं मिलते हैं। बुक्स मिलती हैं जिनमें लिखित प्रमाण मिलते हैं इन सब चीज़ों के। तो कहीं ना कहीं ये जो हिस्ट्री है वो प्राचीन भारत के मुकाबले, मतलब जो प्राचीन भारत में हमने पढ़ा अभी तक, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ज़्यादा सटीक है। ठीक है, ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा इसके जो तथ्य हैं वो ज़्यादा प्रमाणित तथ्य हैं। मतलब उनके जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कराए गए हैं, या फिर किसी ना किसी बुक के द्वारा आपको वो चीज़ें लिखित तौर पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये अगर बात करें मिडिल इंडिया की, मिडिल इंडिया स्टार्ट कब से हुआ, मतलब मध्यकालीन भारत जो हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था उसमें जो आपका सेकेंड पोर्शन है, मतलब कि आपका मध्यकालीन भारत, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने बार बार बताया है 712 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हुए, या पहला सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ये जरूर याद रखिएगा, सफल, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि आक्रमण हुए नहीं थे। आक्रमण इससे पहले भी हो रहे थे, लेकिन उनमें से कोई सफल नहीं हुआ था। ठीक है, उनमें से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो जो सक्सेसफुल आक्रमण है वो हुआ आपका 712 में। ठीक है, 712 में जो सफल आक्रमण हुआ वो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। वहाँ से हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो स्टार्ट करते हैं मिडिल इंडिया के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या, स्टार्टिंग ऑफ मिडिल इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी फर्स्ट अटैक बाय एनी इस्लामिक रूलर इन ऑन इंडिया। ठीक है, किसी भी इस्लामिक रूलर द्वारा इंडिया पर जो आक्रमण हुआ, यहाँ पर जो है सक्सेसफुल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी अटैक हुए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अटैक नहीं हुए। अगर बात करें इससे पहले अटैकों के बारे में, तो 711 में भी अटैक हुआ। 711 में 2 बार अटैक हुए, बहुत मतलब अलग अलग राजाओं ने अटैक किया, लेकिन जो पहला सक्सेसफुल अटैक था वो किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। एन अरबिक रूलर मोहम्मद बिन कासिम वॉज द वेरी फर्स्ट मुस्लिम रूलर who attacked India successfully in 712। ठीक है, 712 मतलब 712 एडी जो है, 712 ईस्वी में पहली बार जो किसी मुस्लिम शासक ने भारत पर विजय पाई, भारत के किसी एक पोर्शन पर विजय पाई, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय पाई, और किस अर्ली रीजन पर पाई थी, ही डिफीटेड दाहिर सेन अ किंग ऑफ, यहाँ पर अ लिखना भूल गया हूँ, अ किंग ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी। जो ब्राह्मण डायनेस्टी का एक किंग था, या ब्राह्मण साम्राज्य का एक किंग था, दाहिर सेन। हिंदी वाले नोट कर लीजिए, दाहिर सेन जो एक शासक था ब्राह्मण साम्राज्य का या ब्राह्मण वंश का एक शासक था दाहिर सेन, जो कि शासन कहाँ पर कर रहा था, सिंध में। ठीक है, सिंध प्रांत में शासन कर रहा था, उसको इसने हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और ये पहला शासक था जिसने सक्सेसफुली अटैक किया था इंडिया पर। अब इंडिया में हुआ क्या था, अगर बात करें हम इंडिया की मैप से देखें थोड़ा बहुत, तो उस टाइम का जो भारत था वो आज के भारत से कुछ अलग था। वो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। अगर हम ऐसे कुछ स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से,
ऐसे कुछ मैप बना लेते हैं। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस टाइम भी, अब वो रहेगा आपका नॉर्थ इंडिया पे, क्योंकि जो बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, स्टार्ट हुए, वो कहाँ से हुए, वो नॉर्थ इंडिया से ही स्टार्ट हुए। साउथ का कुछ अलग ही हिस्ट्री चल रही थी। तो जो उस टाइम का इंडिया था वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आता था, यहाँ से, इसमें अफ़गानिस्तान और पूरा पाकिस्तान मिलता था। ठीक है, अब ये बात अलग है, यहाँ पर अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो जो शासन आक्रमण हुए वो कहाँ से हुए, अरब से हुआ। पहला आक्रमण जो किया वो किया अरब कंट्रीज़ ने। पहला आक्रमण हुआ अरब कंट्रीज़ में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेनापति था किसका, उमैयद खलीफा का। उमैयद खलीफा कौन थे, इनका मैं नाम लिख देता हूँ, अगर आप ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा कौन थे, एक तरीके से उत्तराधिकारी थे ये पैगंबर साहब के। ऐसा हुआ था जब मैंने इस्लाम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से बट चुके थे। और यहाँ पर क्या था कि जो लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से जिन्होंने अली को अपना हेरिटरी मान लिया था, जिन्होंने अली को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, और वो चीज़ जो उत्तराधिकारी वाला प्रोसेस था वो आगे बढ़ता चला गया था। तो जो उमैयद खलीफा थे ये भी उत्तराधिकारी थे एक तरीके से आपके पैगंबर साहब के। और इनका सेनापति था कौन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब सबसे पहला जो शासक जिसने आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो कि सेनापति था किसका, उमैयद खलीफा का। इसने पहली बार आक्रमण किया और सिंध का जो एरिया था, सिंध का जो राजा था दाहिर, उसको हरा दिया। उसको हराया इसने 712 में। ये बार बार इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये ना भूलें एक बार में। ओके, तो 712 में आक्रमण हो गया। आक्रमण होने के बाद क्या हुआ, कुछ आउटकम्स हुए, कुछ चेंजेज आए इंडियन सोसाइटी के अंदर। कुछ चीज़ें देखिए, ऐसा होता है जब कभी कोई दूसरी जगह का शासक आता है और कई नई जगह पर शासन करता है तो अपने साथ में कुछ ट्रेडिशंस लेके आता है जिनको फॉलो करना शुरू करते हैं वहाँ के लोग। तो आउटकम्स क्या हुए, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अरेबिक रूलर स्टार्टेड कॉइन कॉल्ड दरहिम। ठीक है, दरहम नाम का जो एक तरीके से कॉइन था, दरहम नाम का जो कॉइन था वो स्टार्ट किया गया किसी इस्लामिक रूलर के द्वारा इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वो है जजिया कर। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक तरीके से जो ये टैक्स था ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। ये टैक्स इसलिए लगाया जाता था, जजिया टैक्स इम्पोज्ड। जजिया टैक्स होता क्या था, अगर इसको आप समझ लीजिए, ये लोग क्या थे, ये एक मुस्लिम शासक थे। ठीक है, ये सभी के सभी क्या थे, मुस्लिम शासक थे। और इनका एक कहना ये था कि जो जितने गैर मुसलमान हैं, मतलब इस भीड़ में अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो कौन है, उनसे सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जो मुसलमान नहीं है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको एक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टैक्स जो था वो था जजिया कर। ठीक है, जिसको हम बोलते थे जजिया कर या फिर जजिया टैक्स बोल लीजिए, या इसका सिर्फ नाम ही जजिया है, टैक्स भी हटा देंगे आप तब भी सही है, जजिया ही उसको बुलाया जाता था, जो इम्पोज किया गया पहले शासक द्वारा जिसने भारत पर शासन किया, भारत पर जिसने आक्रमण किया और भारत पर विजय पाई, मोहम्मद बिन कासिम ने। मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुई मुस्लिम रूलर्स की, सबसे शुरुआत से ही आपका जजिया कर है इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो कुछ अच्छी चीज़ें हुई वो क्या हुई, चरक संहिता और जो आपका पंचतंत्र है। चरक संहिता जिसको लिखा चरक ने, और पंचतंत्र जिसको लिखा विष्णुगुप्त ने। ठीक है, इसके बारे में विष्णुगुप्त कौटिल्य को बोला जाता है, जहाँ मैं कन्फ्यूज हुआ, विष्णुगुप्त कौटिल्य को बोला जाता था, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। पंचतंत्र लिखी विष्णु शर्मा ने। ठीक है, तो पंचतंत्र और चरक संहिता इन दोनों का ट्रांसलेशन किया गया किसमें, अरबिक लैंग्वेज में। ठीक है, अरबी भाषा में चरक संहिता एंड पंचतंत्र वर, यहाँ पर वर होगा, वर ट्रांसलेटेड इन अरबिक लैंग्वेजेस। ठीक है, इन दोनों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको इसमें इन दोनों स्लाइड से याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहला रूलर जिसने शासन किया मोहम्मद बिन कासिम, वो डेट 712, वो ईयर आपको याद रखना है, और इस राजा का नाम याद रखना है, दाहिर सेन। ठीक है, दाहिर सेन जो कहाँ का था, सिंध प्रांत का था। ठीक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। और यहाँ से आप याद रख लीजिए कि जो पहला कॉइन उन्होंने चलाया उसका नाम था दरहम। ये काफ़ी मतलब डीप में नॉलेज होगी अगर आपको इतना याद रहता है दरहम के बारे में। नेक्स्ट जो है चरक संहिता और जो आपका पंचतंत्र है, इन दोनों का ट्रांसलेशन किया गया था। जजिया कर जो आपका है, जजिया टैक्स जो है आपका सबसे पहले इम्पोज किया गया सबसे पहले राजा द्वारा, जो मुस्लिम सबसे पहला रूलर था उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, उसी द्वारा जजिया कर लगा दिया गया। तो इस बारे में आपको याद नहीं रखना है, यहाँ याद रखिए कि जहाँ से मुस्लिम शासक इंडिया में आए और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई एक तरीके से थोड़ी बहुत ही, वहीं से आपका जजिया कर स्टार्ट हो चुका था। ठीक,
नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ वो कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया इंडिया पर, वो थे तुर्क। ठीक है, या तो इनको बोला, ये बोल सकते हो आप तुर्क, या फिर बोल सकते हैं तुर्किस भी लिखा जाता है, इंग्लिश में तुर्किस लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अटैक हुआ वो हुआ आपका तुर्किस अटैक। जो अरब आक्रमण थे तो वो आपके जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित रहे। ठीक है, फिर तुर्की आक्रमण हुए। तुर्की आक्रमण में सबसे मेन जो है आपका, सिर्फ मेन ही पढ़ेंगे, तो तुर्की आक्रमण सबसे मेन है महमूद गजनवी, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं तुर्किस आक्रमण के बारे में। अनदर रेस विच वॉज फ्लोरिसिंग इन मिडिल एशिया। मिडिल एशिया मतलब मध्य एशिया जो आपका है, मध्य एशिया का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी और उसके आसपास का जो एरिया है, मतलब अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पर टर्की है। मैंने इतना मैप आपको दिखाया है, एटलीस्ट आपको जो ये कंट्री है अपने आप दिमाग में लोकेट होने चाहिए कि कहाँ पर टर्की है, कहाँ पर आपका कैस्पियन सी है। ये सब चीज़ें आपको आसानी से आप दिमाग में बननी चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी भी ये चीज़ें इमेजिन नहीं हो पाती हैं अच्छे से, तो आप एक बार जाएं और जो जियोग्राफी वाली वीडियोज़ हैं उनको एक बार देखें। ये चीज़ आपको लाइफ टाइम काम आएगी, जब भी आप किसी से बात करेंगे, कहीं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब भी। तो ये जो टर्किश लोग थे, ये क्रेज़ थी तुर्कमेनिस्तान में, ये क्रेज़ मतलब फ्लोरिश हो रही थी, बढ़ रही थी। इन लोगों ने इंडिया पर अटैक करना शुरू किया, और इनमें सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट अटैक करने वाला था वो कौन था, महमूद गजनवी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्किश रूलर हु अटैक्ड इंडिया वॉज महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस डिस्कशन में क्योंकि इसने इंडिया पर कंटिन्यूस अटैक किए। एक बार अटैक नहीं किया, ऐसा नहीं कि एक बार अटैक किया उसके बाद शांत बैठ गया। इसने कंटिन्यू अटैक किए, छोटे छोटे अटैक किए, छोटे छोटे राजाओं को हराया, उनके साम्राज्य को लूटा, फिर वापस चला गया। फिर इसने अटैक किया, फिर उनके साम्राज्य को लूटा, फिर वापस चला गया। इसका जो मेन पर्पज़ था वो पर्पज़ यही था कि सब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बस धन जो है यहाँ का, जो यहाँ की वेल्थ है उसको यहाँ से लूटो और अपने यहाँ ले जाओ। और इसका जो मेन फोकस था वहाँ पर एक बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापना करना था। कहाँ पर, मिडिल एशिया में, ना कि इंडिया के अंदर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, महमूद गजनवी वॉज अ रूलर ऑफ यामिनी डायनेस्टी। ठीक है, ये कहाँ का था आपका, मिडिल एशिया का था, और वहाँ पर डायनेस्टी का नाम क्या था इसका, यामिनी। ठीक है, यामिनी वंश का एक शासक था आपका जिसका नाम था महमूद गजनवी। अब अगर आप इसके वंश के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको लगता है थोड़ा और जानना चाहिए आपको, तो जो यामिनी वंश था इसका सबसे पहला जो शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी उसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन। और उसके बाद उसका सेकेंड रूलर जो था उसका नाम था सुबुतगीन। ठीक है, और इसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था महमूद गजनवी। इसको तो आपको पढ़ना ही है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अपने साम्राज्य में थर्ड रूलर था वैसे देखा जाए तो हम पढ़ रहे थे महमूद गजनवी के बारे में। इन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन बिटवीन 1000 AD एंड 1027 AD महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया फॉर 17 टाइम्स। इस समय काल में 1000 से लेकर 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऐसा नहीं एक बार आक्रमण किया और हार के वापस चला गया, इसने लगातार 17 बार आक्रमण किया। और ये जो आक्रमण थे ये स्टार्ट होते हैं आपके पंजाब से, मतलब जो पंजाब का अफगानिस्तान से लगता हुआ एरिया था वहाँ से स्टार्ट होते हैं। पेशावर जो वहीं पड़ता है, पेशावर, भटिंडा, मुल्तान, इन सब पे आक्रमण होते हैं। ठीक है, थानेश्वर जो उस टाइम का मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, तो थानेश्वर राजधानी हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो पहले उनके लोग थे उनमें थी, बाद में हर्षवर्धन ने चेंज करके कन्नौज कर दी थी। तो थानेश्वर तक अटैक हुए। फिर आपको ये सभी पता होगा सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, काठियावाड़ गुजरात के अंदर समुद्र के किनारे एक मंदिर बना हुआ है जिसको सोमनाथ का मंदिर बोला जाता है, काफ़ी फेमस है। तो उस मंदिर पे आक्रमण हुआ। सिंध पे तो खैर आक्रमण हुआ ही था। तो इस तरीके से ये जो आक्रमण की सीरीज़ थी पूरी, इनके अटैक की सीरीज़ थी, ये ऐसा नहीं किसी पे एक बार अटैक हुआ तो बार बार नहीं हुआ है। जैसे अगर हम बात करें लाहौर पे या भटिंडा पे, तो ऐसा दो बार इन पे आक्रमण भी हुए हैं, ऐसा नहीं। मथुरा और कन्नौज पे भी आक्रमण हुए, मतलब कि आप समझ सकते हैं मिडिल इंडिया तक ये आपने जो इनका अटैक था वो मिडिल इंडिया तक इसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, द ओनली रीजन बिहाइंड दिस सीरियल अटैक्स वॉज टू लूट द वेल्थ फ्रॉम इंडिया एंड स्ट्रेंथन हिज किंगडम इन मिडिल एशिया। ये मैंने आपको बात पहले ही समझा दी है कि इसका जो एकमात्र रीज़न था वो क्या था, यहाँ से
इंडिया में से जितना इंडिया का जो वेल्थ था, इंडिया का जो सोना था, या कह लीजिए और जो चीज़ें थी इंडिया की, सोना चांदी जितनी भी चीज़ें थी इंडिया से, यहाँ से उठा के यहाँ से जहाँ जहाँ भी इंडिया में सोना चांदी था, इसका एक ही काम था, इन सब से यहाँ से लूटो, इन सब चीज़ों को यहाँ से लूट के और अपना जो देश है इसका मिडिल इंडिया क्या कहते हैं, मिडिल एशिया में जो इसने अपना एक देश बना रखा था, साम्राज्य बना रखा था, यहाँ से लूट के वहाँ पर ले जाना है और कुछ नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ही अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल, ही अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात इन 1020 AD with only 5,000 soldiers while there was 50,000 people worshipping in the temple। मतलब इसने जब सोमनाथ पर अटैक किया तब वहाँ पर 50,000 लोग पूजा याचना कर रहे थे और इसके जो सैनिकों की संख्या थी वो मात्र 5,000 थी। मतलब ये था कि सीधे सीधे एक व्यक्ति पर 10 लोग थे। अगर वो लोग लड़ते या एक तरीके से प्रोटेस्ट करते तो शायद ऐसा मुमकिन हो सकता था कि ये लोग एक बार जो है प्रोटेस्ट को इस लेवल तक कर ले आते कि इसको रोक लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सब हाथ जोड़े खड़े रहे और मतलब एक तरीके से जो पूजा उनकी चल रही थी वो करते रहे, और इसने जो है बहुत ही ब्रुटलिटी के साथ, बहुत मतलब क्रूरता के साथ, जो उसमें 50,000 लोग थे उनमें से बहुतों को मार दिया, अधिकतर लोगों को मार दिया, और वहाँ से जो भी चीज़ें उसको लूटनी थी वो वहाँ से लूट के ले गया। सिर्फ लूटा ही नहीं, जो मंदिर है उसको भी बार बार तोड़ा गया था। इसने जितनी बार आक्रमण किया वहाँ पर मंदिर जब मंदिर पे रहा तो मंदिर को तोड़ा भी था। ठीक है, दिस अटैक वॉज सो ब्रूटल दैट देयर आर मेनी स्टोरीज टेलिंग द ब्लड सेड इन सोमनाथ टेम्पल। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं आपको इन सब के बारे में सुनने को मिलेंगी कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, ये पॉइंट कोई खास नहीं था कि मैंने आपको बस उस चीज़ की ग्रेविटी को समझाने के लिए बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर जो है एक तरीके से मारकाट हुई थी। ही ऑल्सो अटैक्ड थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज एंड डिस्ट्रॉयड देम कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए देम, डिस्ट्रॉयड देम कम्प्लीटली। इसने मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर जिस मतलब एक तरीके सिटी पे जिस राज्य पे इसने अटैक किया उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने का सेंस क्या है कि वहाँ से सब कुछ लूट लिया, जो उनके किले थे उनको गिराने की कोशिश की गई, उनको तोड़ने की भी कोशिश की गई, उनको तोड़ा गया। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुत्सिकन। ठीक है, बुत्सिकन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, मतलब मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला इन इंडियन हिस्ट्री। इसको जो है भारतीय इतिहास के अंदर बुत्सिकन भी कहा जाता है। रीज़न क्या है बुत्सिकन कहे जाने का, क्योंकि इसने बहुत सारी मूर्तियों को खंडित किया था। ठीक है, खंडित करने का मतलब क्या होता है, या कोई मूर्ति है, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध जी की कोई मूर्ति है, उसमें से आपने क्या किया, अभी जो केस हुए थे, अभी रिसेंट कुछ महीने पहले एक अजीब सा ट्रेंड चलना शुरू हो गया था। कहीं अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ी जाती थी, तो कहीं पे जो है उनकी मुखर्जी जी की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, कहीं पे ईवी रामास्वामी की मूर्ति तोड़ी जा रही थी। लेनिन की मूर्ति से खैर स्टार्ट हुआ था, ये लेनिन की मूर्ति से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, खंडित करने का सेंस वही होता है कि मूर्ति का कोई एक पार्ट आपने तोड़ दिया तो इस तरीके से मूर्ति को खंडित मान लिया जाता है। तो इसने जो है सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ खंडित करने का भी काम किया था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। बहुत और भी शासक रहे जिन्होंने मंदिरों का तोड़ने का काम किया है, लेकिन इसको जो है मूर्ति भंजक का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, महमूद गजनवी की, जो कि भारत पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज से आया था, भारत से लूटने के लिए, सामान लूटने के लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द फेमस अरबिक राइटर अलबरूनी केम इंडिया विथ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जब यहाँ पर अटैक किया बार बार, तो इसके साथ में कुछ जो इसके राइटर्स थे उनमें से एक था अलबरूनी, जिसका नाम बहुत फेमस है, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, अलबरूनी। इसकी जो एक बुक है, अभी आप आगे देखेंगे इसकी बुक के बारे में मैंने बताया है, तो इसकी जो बुक है वो इंडियन हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलबरूनी वॉज द वेरी फर्स्ट मुस्लिम पर्सन हु स्टडीड कुरान। पुराणों को पढ़ने वाला, इसको ट्रांसलेट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपका अलबरूनी ही था, जिसने भारत के पुराणों को अच्छे से पूरा पढ़ा था। ठीक है, अलबरूनीज बुक जिसका नाम था किताब उल हिंद, मतलब कि हिंदुस्तान की किताब, इस तरीके से इसका आप हिंदी अगर वर्जन निकालेंगे तो हिंदुस्तान की किताब कहा जा सकता है इसको। तो जो ये बुक थी, हिज बुक अलबरूनी किताब उल हिंद इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनवी वॉज फिरदौसी।
फिरदौसी इसका राज कवि था। कोर्ट पोएट मतलब राज कवि होना। तो इसका राज कवि कौन था? फिरदौसी। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पर्सियन लैंग्वेज। ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज जो है, पर्सियन लैंग्वेज का या पारसी भाषा का हिंदी में अगर बोला जाए तो पारसी भाषा का जो पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है, वो बोला जाता है फिरदौसी को। ये पॉइंट आप यहाँ से अलग से भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये स्टैटिक में आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। मतलब हो सकता है आपसे हिस्ट्री का ऐसा कुछ ना क्वेश्चन आए, डायरेक्टली बुक और ये क्या कहते हैं लैंग्वेज और उसके फाउंडर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, द बुक रिटन बाय फिरदौसी वाज शाहनामा। ठीक है, शाहनामा। तो फिरदौसी की जो बुक थी वो शाहनामा थी। बुक अगर आप चाहें तो इतना याद ना भी रखें तो भी चलेगा, लेकिन आप अलबरूनी की बुक जरूर याद रखेंगे। ठीक है, किताब उल हिंद जो है उसकी बुक थी, जिसका नाम जो राइटर था अलबरूनी। और अलबरूनी आया किसके साथ था? महमूद गजनवी के साथ। तो तुर्किश आक्रमणों में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो था महमूद गजनवी, उसके बारे में देखा। कुछ पॉइंट्स थे जो मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा दूं कि तुर्किश जो थे वो आपके मिडिल एशिया के आसपास रहने वाले लोग थे। महमूद गजनवी इनका थर्ड जो है रूलर था। आप ये भी ना भी याद रखें तब भी चलेगा। जो इसका मेन रीज़न था इंडिया में अटैक करने का वो था यहाँ से धन का उपार्जन करना, मतलब यहाँ की जो वेल्थ है उसको अपने यहाँ वापस ले आना। 1000 से लेके 1027 के बीच में इसने 17 आक्रमण किए थे, जिसमें मिडिल इंडिया तक इसके जो मतलब जो स्टेट हैं वो शामिल हैं। ठीक है, इसका ओनली रीज़न जो था वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका इसका खुद का साम्राज्य था उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेल्थ लेने आता था। ठीक है, गुजरात का जो टेम्पल है सोमनाथ, उस पर अटैक करने वाला यही व्यक्ति था जिसने 50,000 जो लोग थे वहाँ पर उनको एक तरीके से मार दिया था। ठीक, और जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद रख सकते हैं कि इसका जो वंश है इसका नाम है यामिनी। ठीक है, इसकी डायनेस्टी को नाम है यामिनी डायनेस्टी का एक शासक था। ओके, और जो लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में लिखा हुआ है ये आप याद रख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है या फिर इसको बुत सिकिन कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स बोला जाता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो है अलबरूनी, इसके शासनकाल में आया था। इसके साथ में अलबरूनी इंडिया आया था जिसने बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। पर्सियन लैंग्वेज का फाउंडर कौन है? पर्सियन लैंग्वेज का फाउंडर है फिरदौसी, जो कि इसका राज दरबारी था, मतलब इसके दरबार में रहा करता था या राज कवि था। ठीक है, राज कवि था महमूद गजनवी का। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था तुर्किश आक्रमणों के बारे में। अब हम देखेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट आक्रमण हुआ इंडिया पर, वो किसने किया? वो किया मोहम्मद गौरी ने। यहाँ से जो हिस्ट्री है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। हम आज देख लिए कहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम को देखे जो सबसे फर्स्ट आक्रमण करने वाला था, महमूद गजनवी को देख लिए, और अब हम देख लेंगे मोहम्मद गौरी को। ये हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ से हमारा जो गुलाम वंश है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो मोहम्मद गौरी के जस्ट बाद से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी आपको दो तरीके से लिखा मिलेगा, मोहम्मद गौरी या फिर GHORI, इस तरीके से भी लिखा मिलता है। रीजन मुझे नहीं समझ में आता है, गौरी लिखा जाता है। वैसे हिंदी में अगर बात करें मोहम्मद गौरी लिखा जाएगा। तो ये एक इमेज है जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ये है मोहम्मद गौरी और ये हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये है पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में जो स्टोरी है वो काफ़ी फेमस हुई है, काफ़ी लोग उनके बारे में जानते हैं। 2 युद्ध लड़े इन दोनों ने। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते, इसको कैद कर लिया, फिर छोड़ दिया। दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीता, इनको कैद कर लिया और मार दिया। तो ये एक तरीके से ये एक कह लीजिए इंडियन सोच थी कि इन्होंने इसको कैद किया, फिर क्षमा दान दे दिया, मतलब मृत्युदंड नहीं दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन जब ये जीता तो इसने इनको क्षमा नहीं किया। और बहुत सारी कहानियां भी हैं कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई थी गर्म सलाखों से। बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी हिस्ट्री में। अब होता क्या है, उनके साक्ष्य कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत हैं, तो इस हिसाब से उसको एज अ हिस्ट्री में याद करने के लिए आप याद करें ना करें, लेकिन उसको एज अ स्टोरी आप याद कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, हिस्ट्री जो है पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर who had an aim to establish Islamic empire in India, just opposite to the aim of मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का क्या था, महमूद गजनवी का क्या एम था? भारत में आना, भारत पर आक्रमण करना और इसकी जो वेल्थ है यहाँ से लूट के वापस अपने देश लेके चले जाना। लेकिन जो क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी का एक तरीके से विज़न था, जो उसकी सोच थी,
वो ये नहीं थी। उसका विजन ये था कि हमको क्या करना है, इंडिया के ऊपर इस्लामिक जो आपका एक तरीके से मुस्लिम राज्य है उसका स्थापना करनी है। ठीक है, मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के मकसद से आया था ये इंडिया। सेकेंड पॉइंट जो है, ही बिलोंग टू द प्लेस गजनी, उसकी जो जगह थी उसका नाम है गजनी, विच इज प्रेजेंट इन करेंट अफगानिस्तान या प्रेजेंट अफगानिस्तान, जो भारत से लगता हुआ ही एरिया था। मतलब अगर हम बात करेंगे मैप में देखोगे तो आप यहाँ पर कहीं गजनी दिखाई देगा। ठीक है, तो गजनी जो है अफगानिस्तान के अंदर का एक एरिया था जहाँ पे इसका जो कबीला था जिसका नाम था गौरी कबीला, तो ये जो गौरी कबीला था वो शासन करता था। ठीक है, गौरी कबीला का ये शासक था जहाँ पर जगह का नाम था गजनी। ठीक है, अब इसके भारत आने में भी एक कहानी है। जैसे मतलब ये कहाँ था, गजनी में था। इसको इंडिया क्यों आया, इंडिया में आक्रमण करने के इसके रीज़न क्या थे, उसमें भी बहुत सारी मतलब अलग अलग बातें की जाती हैं। इसमें एक और करेक्टर जुड़ेगा जयचंद का, जो यहाँ पर जयचंद का एक करेक्टर जुड़ेगा, जिनको भारत के क्या कहते हैं, अगर इतिहास में आप सर्च करेंगे तो सबसे बड़े गद्दारों में से एक माना जाता है। ठीक है, जयचंद और क्या कहते हैं मोहम्मद कासिम, ये जो आपका मॉडर्न इंडिया आएगा वहाँ पर पढ़ेंगे आप, तो इन सबको बहुत बड़े गद्दारों में से एक माना जाता है। अब इसमें भी ऐसा है, कुछ लोगों का मानना है कि जयचंद इतना बड़ा गद्दार नहीं था जितना उसको अलग एक तरीके से गलत हिस्ट्री ने उसको इतना बड़ा गद्दार बना दिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गौरी को भारत में इनवाइट करने वाला जो व्यक्ति था वो जयचंद था, क्योंकि जयचंद की लड़ाई किसके साथ थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ। इन दोनों की आपस में नहीं पड़ती थी, तो इसने जो है इंडिया में एक तरीके से बुलाया था इसको। वो बात अलग है कि एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, इनको भी मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, इनको भी इसने हरा दिया था बाद में। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हम पढ़ रहे थे कि इसका आने की मैंने कहानी बताई एक बार, मतलब आप कहानी एक्सप्लेन कर दी कि क्या कहानी थी इसके आने के पीछे। फिर इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट जो लड़ाइयाँ थी वो क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बैटल बाई मोहम्मद गौरी बर बैटल ऑफ तराइन अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट इसकी जो बैटल ऑफ तराइन है वो दो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये दो पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई उसमें क्या हुआ, वन बाई पृथ्वीराज चौहान इन 1191, 1191 ईस्वी में जो पहली तराइन का युद्ध हुआ वो किसने जीता, पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद एक साल जस्ट बाद, मैंने आपको जैसे बताया था, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने इसको कैद कर लिया, फिर इसको एक तरीके से जो है इसकी जान मुफ्त में दान कर दी, दान दे दी, इसको बख्श दिया, इसको छोड़ दिया। ये वापस गया अपनी एक तरीके से जो बेइज्जती हुई थी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए। एक साल के अंदर इसने अपनी फिर से सेना खड़ी की और वापस जो है पृथ्वीराज चौहान पर एक साल बाद फिर से आक्रमण कर दिया। और जो है आपका 1192 में द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वन बाई मोहम्मद गौरी, जो सेकेंड बैटल हुई उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, पहले में हार गया था, अपनी जो एक तरीके से खिसियाई बिल्ली की तरह गया, वापस आया एक साल बाद और फिर से जो है इसने मोहम्मद गौरी क्या कहते हैं आपको तो उसको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, आगे चल के इसने और भी लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई हुई इसकी ये पहली लड़ाई थी। अगर आप मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी की जो पहली लड़ाई अगर इंडिया में देखी जाए तो 1175 में ही स्टार्ट हो गई थी। 1175 में इसने मुल्तान पर विजय पाई थी। ठीक है, मुल्तान के जो राजा थे वहाँ पर विजय पाई। उसके बाद गुजरात में भी लड़ाई हुई, पेशावर, लाहौर, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रही थी, लेकिन जो मेन बड़ी लड़ाई हुई वो ही पृथ्वीराज चौहान के साथ। और पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई बड़ी क्यों मानी जाती है, क्योंकि दिल्ली के शासक थे। ठीक है, दिल्ली जो है उस समय कब्जे में किसके थी, चौहान वंश के कब्जे में थी, और उसके जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे वैसे। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर देखेंगे आप तो लिखा आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, जिसके साथ युद्ध हुआ किसका, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने पहले तो सेकंड बैटल जीत ली तराइन की और शासन करने लग गया यहाँ पर, मुस्लिम राज्य की इसने स्थापना कर दी। फिर जो है आगे चल के इसने 1194 में ही डिफीटेड किंग ऑफ कन्नौज जयचंद। 1194 में जयचंद को इसने हरा दिया। अब जो लोग ये बोलते हैं कि जयचंद ने ही इसको बुलाया था या इसका जयचंद मित्र था, तो इसी तरीके से जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट होती है कि अगर इसका मित्र था फिर जस्ट आगे इसने इसको जयचंद को क्यों हरा दिया। तो कन्नौज को हराया ही नहीं, सिर्फ उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी किया था। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कन्नौज ही रिलीज्ड अ न्यू कॉइन
हैविंग गॉडेस लक्ष्मी ऑन वन साइड एंड कलमा ऑन द अदर साइड। ये जो बड़ी बात थी, ये याद करने वाली बात है कि इसने क्या किया था, एक कॉइन रिलीज़ करवाया था कन्नौज में। जब इसने विजय पाई तो उस पर उसने कॉइन रिलीज़ कराया जिसमें एक तरफ जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, बैठे हुए एक मूर्ति रही होगी, और दूसरी साइड क्या था, कलमा लिखा हुआ था। कलमा एक तरीके से राइटिंग होती है इस्लाम में जो बहुत पवित्र मानी जाती है, और ये जो कलमा था एक्चुअल में ये देवनागरी में ही लिखा हुआ था, मतलब ये अरबी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था, ये देवनागरी मतलब इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था मोहम्मद बिन मास। ठीक है, मोहम्मद बिन मास लिखा हुआ था। तो ये जो एक व्यक्ति था जिसने, एक मोहम्मद गौरी था, इसने एक तरीके से सेकुलर काम किया था जिसको याद रखा जाता है हिस्ट्री में, वो ये था कि इसने ऐसे कॉइन बनवाए थे जिसमें एक तरफ हिंदू देवी थी और दूसरी तरफ कलमा गुदा हुआ था। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन था कॉइन का, ये इसने रिलीज़ किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली। तो यहाँ से जो याद करने वाले पॉइंट्स आपको निकल के आते हैं वो ये आते हैं कि जो इसकी ये शासक कहाँ का था, ये गजनी एक जो प्लेस है वहाँ का शासक था, वहाँ से ये इंडिया में आया और इसका जो मेन मकसद था इंडिया में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था या इस्लामिक एम्पायर की स्थापना करना था। सबसे इम्पोर्टेंट बैटल्स इसने लड़ी जो है वो है किसके साथ लड़ी, वो लड़ी इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान थर्ड बोल लीजिए, ठीक है। उसमें हुआ क्या, पहली बैटल जो है ये हार गया, सेकेंड बैटल ये जीत गया। पहली बैटल में इसको कैद कर लिया गया था लेकिन छोड़ दिया गया। फिर 1194 में इसने जो है कन्नौज में भी आक्रमण किया और कन्नौज को भी जीत लिया था। और भी बहुत सारे आक्रमण थे, इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। हुआ क्या था, अब इसके बाद होगा क्या, ये जाएगा यहाँ से छोड़कर जाएगा वापस अपनी जगह जहाँ से आया था और रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब हम पढ़ाएंगे आगे, जहाँ हम पढ़ाएंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चल के इसका जो राज्य था वो संभालेगा और दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। कन्नौज की जो विक्ट्री हुई उसके बाद इसने एक कॉइन रिलीज़ किया जिसपे एक तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको मोहम्मद गौरी के बारे में याद करनी थी। टाइम हो चुका है, मैं आज की क्विज़ के बारे में बता दूं। पिछली बार कोई क्विज़ पूछी नहीं थी क्योंकि मैं पता था कि अब हम जा रहे हैं होली की छुट्टी पर और काफ़ी दिनों बाद आएंगे, तो इसलिए मैंने पिछले वाले उसमें कोई क्विज़ नहीं पूछी थी। बात करते हैं आज के क्विज़ के बारे में। आज के क्विज़ में फिर से 4 क्वेश्चन हैं, चारों मेरी प्रीवियस ईयर की प्रीवियस क्लासेस से ही हैं। तो अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। ये रिवर्स आपके सामने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पेन्नार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो पेन्नार नदी है वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में ही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपने मेरी वो क्लास देखी थी तब भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं भी देखी थी तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले स्टेट की एक अलग से वीडियो बनाई थी, स्टेट्स की, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे पूरे वर्ल्ड में। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पाल्क स्टेट इज़ इन बिटवीन द 2 प्लेसेस, किन दो स्थानों के बीच में पाल्क स्टेट है वो आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके पास है स्मॉल अंडमान एंड निकोबार, इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये कि ज़मीन पर ही लुप्त हो जाने वाली नदी का उदाहरण बताइए। द एग्जाम्पल ऑफ आ रिवर ऑफ एफेमेरल, मतलब एफेमेरल मतलब रिवर ऑफ एफेमेरल मतलब होता है ऐसी रिवर जो, एफेमेरल मतलब ही होता है कि जो बहुत जल्दी क्षणिक हो, बहुत कुछ देर में ही ख़त्म हो जाए। तो रिवर ऑफ एफेमेरल मतलब होता है लुप्त हो जाने वाली रिवर, ऐसी रिवर जो ज़मीन पर ही लुप्त हो जाती है। ऑप्शंस आपके पास है माही रिवर, लूनी रिवर, बनास रिवर एंड वेत्रवती रिवर, ठीक है। वेत्रवती के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेत्रवती नाम किसका है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये क्लास और ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप सजेशन देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी कुछ दिनों से क्लास थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हुई, होली हुई थी, लोग अपने अपने घर चले गए, जो हमारा स्टाफ था वो भी घर चला गया, तो हमारे पास लोगों की कमी थी यहाँ पर जो काम कर सकते, तो इस वजह से हम लोग काम नहीं कर पाए। उतना प्रोफेशनलिज्म अभी शायद नहीं आ पाई जितनी ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे आगे प्रोफेशनल तरीके से आपको हर चीज़ हैंडल करें और हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराते रहें। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख सकते हैं।
एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो मंथ हैं वो आपको बता दिए गए हैं कि अप्रैल या जो आपकी आने वाले अप्रैल या मई में आपका एग्ज़ाम जो है आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम आपका करा दिया जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, तैयार करिए, जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं वो आप तैयार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हर चीज़ यहीं से ही करिए, अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई चीज़ की भाई कमी है तो आप कहीं और से ही पढ़ सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन आप उस लेवल की रखिए कि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एटलीस्ट पहला जो आपका स्टेज है वो क्वालिफाई करिए, फिर आप सेकंड स्टेज के लिए जाइए, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये है क्वालिफाइंग है, तो आप दिमाग में रखें कि क्वालिफाइंग जो है आपका उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाना है, ठीक है। क्वालिफाइंग से आप अगर ज़्यादा मान के चलेंगे, मान के चलिए अगर आपका क्वालिफाइंग 30 है तो आप 50 का सोचिए, 50 क्वालिफाइंग है 70 का सोचिए। मेरा एक तरीके से मतलब कहने का ये एग्जाम्पल देने का तरीका था कि अगर आप 60 अपना लाना चाहते हैं, 60 नंबर लाने चाहते हैं तो आप 80 के लिए प्रिपेयर करिए, तब आपके 60 नंबर आएंगे। या आप 80 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एटलीस्ट आपके 60 जरूर आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जो क्लासेस कंटिन्यू हो नहीं रही हैं वो कंटिन्यू होने लगेंगी। राहुल सर का भी थोड़ा सा डाउट है कल से क्लास आने का, बाकी रीजनिंग और मेरी जो क्लास है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। राम सर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि राम सर के साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, अगर वो बताना चाहेंगे तो आपको वीडियोज़ में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।